एसएससी जेईसीबीटी 2 10 मिनट 10 क्वेश्चंस, ये जो आप लोगों को मिल रहे हैं, आज है डे 3। और गाइज यहां पर हम लोग डेली शाम को 5 बजे 10 मिनट 10 सवाल लगा रहे हैं। और गाइज मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा कि जितने भी लोग सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आपको लग रहा है कि सीबीटी 2 में तैयारी करूं नहीं करूं, तो जरूर करो। और अगर लग रहा है कि भाई नहीं होगा सिलेक्शन, फिर क्यों देखूं मैं, तो जरूर देखो, क्योंकि आपको पता चलेगा कि सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन तो आपको देना ही है भाई। सेलेक्ट होने के लिए सीबीटी 2 देना है। अब आप सीबीटी 1 में ही अगर आप नहीं सेलेक्ट हो पा रहे हो, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि या तुम कभी सेलेक्ट ही नहीं हो पाओगे। जब भी तुम सीबीटी 1 में सेलेक्ट होगे, तुम्हें सीबीटी 2 देना है, तो देना है तो फिर तैयारी करनी है। तो बस तैयारी में लग जाते हैं, ठीक है। चलो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। 10 मिनट 10 सवाल। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा मेरे लाल। पहला क्वेश्चन कह रहा, रिजिड बॉडी अंडर कोप्लेनर फोर्सेस इक्विलिब्रियम इज इम्पॉसिबल इफ। देखो गाइस, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, इस चीज को समझना है। ये कह रहा है कि भाई एक रिजिड बॉडी है, राइट, और इसमें कोप्लेनर फोर्सेस लग रहे हैं। कोप्लेनर कहने का मतलब होता है एक ही प्लेन पे लगने वाले फोर्सेस। और अगर मुझे इक्विलिब्रियम पे लेकर के आना है, तो कुछ करना पड़ेगा। और किसी एक कंडीशन पे इक्विलिब्रियम नहीं आ सकती, इक्विलिब्रियम इम्पॉसिबल हो जाएगी। वो कब होगी? तो सबसे पहले तो ये देखो, मेरी 3 एक्सेस होती हैं, राइट। ये देखो, दिस इज माई 3 एक्सेस, दैट इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। मैंने एक्स वाई प्लेन बनाया। इस एक्स वाई प्लेन पे अगर मेरे फोर्सेस पैरेलल हैं एक दूसरे से, तो मैं इक्विलिब्रियम फोर्सेस कभी नहीं निकाल सकता, राइट। तो इक्विलिब्रियम के लिए हमें सिर्फ एक कंडीशन ये चाहिए होती है कि कोप्लेनर पे आप लोगों का सेम प्लेन पर फोर्सेस कभी भी पैरेलल नहीं होने चाहिए। सो यहां पर इंपॉसिबल कब हो जाएगा? रिजल्टेंट फोर्सेस जीरो नहीं, रिजल्टेंट मोमेंट जीरो नहीं, लाइंस ऑफ एक्शंस आर पैरेलल, ये इस केस में आपका इक्विलिब्रियम पे आना इंपॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ पार्टिकल मूविंग अंडर अ सेंट्रल फोर्स कंजर्व्स। क्या बात है भाई, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, पार्टिकल मूविंग अंडर अ सेंट्रल फोर्स कंजर्व्स व्हाट? लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, या फिर मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज। देखो गाइज, अगर आप लोग सेंट्रल फोर्स देख रहे हो और एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है अंडर अ सेंट्रल फोर्स, तो इस केस में आपका लीनियर मोमेंटम होगा, काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल होगी, लेकिन क्या चीज कंजर्व रहेगी? एंगुलर मोमेंटम। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर अ बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ अंडर यूडीएल, एक बीम है जिसमें यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ है यूडीएल। यूडीएल का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, राइट। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पर द डेप्थ वेरिएशन अलोंग लेंथ इज। क्या बात है। अब देखो गाइस, यहां पर डेप्थ वेरिएशन लिख करके ना आप लोगों को कंफ्यूज कर दिया, राइट। अब आप लोगों को कंफ्यूज कर दिया। अब आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि ये डिफ्लेक्शन के बारे में पूछ रहा है, या फिर ये आपसे बेंडिंग मोमेंट के बारे में पूछ रहा है, या फिर ये आपसे शेयर फोर्स के बारे में पूछ रहा है। बेसिकली डेप्थ वेरिएशन हम तभी देख सकते हैं जब डिफ्लेक्शन होगा। तो डिफ्लेक्शन कैसा होगा? सो डिफ्लेक्शन विल बी पैराबोलिक। देखो गाइस, कैसा होता है। बेसिकली ये आपका कैंटिलीवर बीम है, राइट। इसमें हम लोगों ने क्या किया? यूनिफॉर्म बीम स्ट्रेंथ हैविंग अंडर यूडीएल, राइट। ठीक है ना, बीम हैविंग द यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ अंडर यूडीएल। यूनिफॉर्म बीम है, हमने कैंटिलीवर का केस ले लिया, राइट। हमारी यूनिफॉर्म बीम है, हमने सिंपली सपोर्टेड का केस ले लिया। यही दो केस तो बने। और कोई केस है क्या आपकी नजर में? और कोई केस है क्या नजर में? नहीं है, बिल्कुल सही। अगर आप इन दोनों केसेस में देखोगे, दोनों केसेस में, तो जो आपका डिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा? 1 डिग्री कर्व के साथ होगा। ये ऐसा आएगा, राइट। दिस इज पैराबोलिक। अगर ये वाला केस है तो कैसा आएगा? ऐसा आएगा। दिस इज पैराबोलिक। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, पैराबोलिक। क्लियर है सभी को? भाई दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो कैंटिलीवर पे खेल रहा होगा, या फिर आप लोगों से किस पे खेलेगा? आप लोगों से सिंपली सपोर्टेड पे खेलेगा। बीम तो उसी तरीके से लगाई जाती है, या तो छज्जा बनाओगे या फिर छत बनाओगे। सिंपल सी बात है, राइट। तो अब गाइस यहां पर इन्होंने क्या बोल दिया? बीम बोल दिया। यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ है अंडर यूडीएल, यूडीएल पे पूछ रहा है। डेप्थ वेरिएशन अलोंग इट्स लेंथ पूछ रहा है। इन्होंने बताया नहीं किस पे पूछ रहा है, हमने दोनों पे बता दिया भाई, पैराबोलिक होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है, कॉलम विथ वेरी लो स्लेंडरनेस रेशियो फेल्स प्राइमरली ड्यू टू। गाइस देखो, कॉलम है, कॉलम दो ही तरीके से फेल हो सकती है। अगर मैं किसी कॉलम के बारे में बात करूं, तो कॉलम दो ही तरीके से फेल होगी, राइट। अगर ये मेरी कॉलम की लेंथ बहुत ज्यादा है, और एक कॉलम है जिसकी लेंथ मेरी कम है, राइट। तो ये जब फेल होगी, तो ये किसकी वजह से फेल होगी? बकलिंग की वजह से,
राइट। किसकी वजह से फेल होगी? बकलिंग की वजह से। और जो छोटी कॉलम होती है वो किसकी वजह से फेल होती है? क्रशिंग की वजह से फेल होती है। अब इसमें एक बात समझिएगा, जितनी छोटी कॉलम, राइट, बेसिकली स्लेंडरनेस रेशियो के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? L/K, राइट। ये होता है आपका स्लेंडरनेस रेशियो। अब ये जो इफेक्टिव लेंथ है, ये है इसकी इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू, राइट। तो जो इफेक्टिव लेंथ निकालते हो, अगर इफेक्टिव लेंथ छोटी है, स्लेंडरनेस रेशियो छोटा, इफेक्टिव लेंथ ज्यादा, स्लेंडरनेस रेशियो ज्यादा, राइट, है ना। तो अब यहां पर देखा जाए तो इन्होंने बोला स्लेंडरनेस रेशियो वेरी लो है, मतलब लेंथ इफेक्टिव लेंथ इसकी कम होगी, तो मतलब यहां पे क्या आएगा? क्रशिंग आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फ्लाईव्हील कैन नॉट स्मूथ स्पीड फ्लक्चुएशंस कॉज्ड बाय। गाइस देखो यहां पर लिखा हुआ है कि फ्लाईव्हील, सब कुछ, फ्लाईव्हील और गवर्नर, इनका काम क्या है? बेसिकली फ्लक्चुएशन को स्मूथ करने का, फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने का। अब लिखा है कि भाई जो फ्लाईव्हील है कैन नॉट स्मूथ द स्पीड फ्लक्चुएशन, कह रहा है कि भाई फ्लाईव्हील जो है वो फ्लक्चुएशन को स्मूथ नहीं कर पा रहा है। कौन से फ्लक्चुएशन को स्मूथ नहीं कर पा रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फ्लक्चुएशन कॉज्ड बाय डैश इज नॉट गेटिंग स्मूथ बाय फ्लाईव्हील। तो क्या हो सकता है? टॉर्क वेरिएशन? बिल्कुल भी नहीं। एनर्जी वेरिएशन? बिल्कुल भी नहीं। लोड वेरिएशन? बिल्कुल भी नहीं। द आंसर विल बी मीन टॉर्क वेरिएशन और मीन टॉर्क चेंज। बेसिकली अगर देखा जाए तो जो मीन वैल्यू होती है, मीन वैल्यू का आप लोगों की फ्लाई व्हील पे कोई असर नहीं पड़ता, या फिर फ्लाई व्हील का मीन वैल्यू पे कभी कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि मीन वैल्यू जो निकल रही है ना, मीन टॉर्क चेंज हो गया या फिर मीन फ्लो हो गया या मीन स्पीड हो गई, राइट। ये सारी वैल्यूज जो होती है ना, इसमें इस फ्लाईव्हील का मतलब प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि फ्लाईव्हील मीन स्पीड पे कोई वर्क नहीं कर सकती। मीन स्पीड पे फ्लाईव्हील का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अगर कोई स्टूडेंट जो मेरा 8:30 बजे वाला सेशन देखता है उसको भी पता चला होगा कि वहां पर भी मैंने इस तरीके का क्वेश्चन कराया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है दैट गायरोस्कोपिक इफेक्ट बिकम सिग्निफिकेंट व्हेन। कह रहा है गायरोस्कोपिक इफेक्ट जो है वो सिग्निफिकेंट कब बनता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट। बहुत सारे लोग इस पे कंफ्यूज होते हैं। यहां पर मोस्ट कॉमन रॉन्ग आंसर पता है क्या होगा? ये वाला, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रोटेटिंग मास चेंजेस प्लेन ऑफ रोटेशन, राइट। ये भैया, ये वो नहीं है, क्या बोलते हैं, गायरोस्कोपिक इफेक्ट का व्हेन नहीं है, दिस इज द रिजल्ट। ये तो रिजल्ट है। गायरोस्कोपिक कपल आने के बाद आप लोगों का जो रोटेटिंग मास है वो अपने प्लेन ऑफ रोटेशन को चेंज कर देता है। दिस इज द रिजल्ट, दिस इज नॉट द कॉज। सो कॉज क्या है? कॉज है आप लोगों की एंगुलर स्पीड। स्पीड इज हाई, और स्पीड में भी कौन सी स्पीड? एंगुलर बेटा, राइट। एंगुलर के बारे में बात करेंगे। जब आपकी एंगुलर स्पीड ज्यादा होगी उस केस में गायरोस्कोपिक कपल आएगा, गायरोस्कोपिक फोर्सेस आएंगे, और वो जो गायरोस्कोपिक इफेक्ट आएगा उस इफेक्ट की वजह से जो आपकी रोटेटिंग मास है वो अपनी प्लेन ऑफ रोटेशन को बदलने लग जाता है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द कॉज, राइट, सॉरी, दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द कॉज, राइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन कॉन्सेप्ट फेल्स व्हेन। देखो गाइस, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, एक क्वेश्चन मैंने इस तरीके का करवाया था बहुत टाइम पहले कि क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन कहां पे लगाया जाता है, तो वो हमेशा लगता है कंडक्शन और कन्वेक्शन में। किस जगह पे फेल हो सकता है? वो सिर्फ रेडिएशन के केस में फेल होता है, राइट। तो यहां पर देखा जाए तो कंडक्शन कन्वेक्शन दिया है, ये आंसर होगा नहीं। द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, रेडिएशन डोमिनेट्स। व्हेन रेडिएशन डोमिनेट्स, वहां पर क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन फेल हो जाती है। बोले हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला ग्रह एंट्रोपी जनरेशन इज मिनिमम फॉर। एंट्रोपी जनरेशन, बेसिकली एंट्रोपी जनरेशन कब आती है? एंट्रोपी जनरेशन आती है जब तुम लोगों की प्रोसेस कैसी हो बेटा? इरिवर्सिबल हो। इरिवर्सिबल की वजह से ही एंट्रोपी जनरेशन आता है, राइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डेल्टा एस जनरेशन बोलते हैं। अब ये डेल्टा एस जनरेशन इरिवर्सिबल प्रोसेस पे आता है। यहां पर देखा जाए आइसोथर्मल प्रोसेस, इट कैन बी रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। एडियाबैटिक कैन बी रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। आइसेंट्रोपिक, दिस इज रिवर्सिबल ओनली, राइट। तुमने पढ़ा होगा ना एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, मतलब ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट है, रिवर्सिबल है, तो इस केस में बेटा तुम लोगों का एंट्रोपी जनरेशन आता ही नहीं है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ कंट्रोल वॉल्यूम एट स्टडी स्टेट एंट्रोपी कैन,
अब देखो इस चीज को देख करके ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। फॉर अ कंट्रोल वॉल्यूम एट स्टडी स्टेट देखा, अरे स्टडी स्टेट के बारे में बात कर रहा है, मतलब यहां पर देखा जाए तो वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं होगा। कंट्रोल वॉल्यूम के बारे में बात करी जा रही है, स्टडी स्टेट की बात करी जा रही है, बिल्कुल समझ गए। तो यहां पर आप लोगों की एंट्रोपी क्या होनी चाहिए, यहां पर एंट्रोपी क्या होनी चाहिए? तो आप लोगों ने जो पढ़ा है ना, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल कंट्रोल मास सिस्टम, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, जब स्टडी स्टेट के बारे में हम बात करते हैं उस केस में हमारी जो एंट्रोपी होती है, इट कैन ओनली वाला टर्म आएगा ही नहीं। द करेक्ट वैल्यू विल बी इट कैन इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, राइट। आपने कंट्रोल वॉल्यूम स्टडी स्टेट पे तो दे दिया, अब आप सिचुएशन तो बताओ कि एक्चुअली में प्रोसेस कैसी है, राइट। एक्चुअली में वो प्रोसेस कैसी है, तब जाकर के समझ में आएगा ना। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डीजल नॉक इज फंडामेंटली कॉज्ड बाय। अब देखो डीजल नॉक जो लिखा हुआ है ना, बेसिकली ये नॉक टर्म यूज किया जाता है पेट्रोल इंजन के लिए, लेकिन अगर डीजल नॉक लिखा है मतलब इसका कहने का क्या है कि इसे हम क्या बोलते हैं, डेटोनेशन बोलते हैं। अब ये डेटोनेशन फंडामेंटली किसकी वजह से होता है? हाई फ्लेम स्पीड की वजह से? बिल्कुल भी नहीं। देखो गाइस, डीजल में क्या होता है, आप लोग जब कंप्रेशन करते हो, कंप्रेशन में हाई एयर कंप्रेस होती है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पहुंचता है, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, डीजल का स्प्रे करते हो। अब जरूरी नहीं है ना कि आप डीजल का स्प्रे आपने करा और तुरंत ही आग लग जाए, है ना। अब आपको ये चीज पता है कि कोई भी इंजन है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा एक इंजन है जो 3600 आरपीएम पे चल रहा है, आरपीएम पे, राइट। अगर ये 3600 आरपीएम पे चल रहा है तो तुम्हें ये पता है कि एक सेकंड में कितनी बार चलेगा, तो 0 से 0 काट देते हैं, 6×36 मतलब एक सेकंड में ये 60 रोटेशंस करेगा, राइट। 60 रोटेशंस होंगे, यस और नो बताओ? बिल्कुल सही। अब 1 रोटेशन में तुम्हारे 2 स्ट्रोक हो जाते हैं, 180 डिग्री का 1 स्ट्रोक होता है, तो 1 रोटेशन में तुम्हारे 2 स्ट्रोक होते हैं। यहां पर कितने रोटेशन हो गए, 60 रोटेशन हो गए। 60 रोटेशन मतलब 120 स्ट्रोक्स, राइट, 120 स्ट्रोक्स हो गए। अब 120 स्ट्रोक्स में से 4 स्ट्रोक की एक साइकिल होती है। अगर 4 स्ट्रोक में से एक स्ट्रोक पावर स्ट्रोक है, तो मतलब इस 120 स्ट्रोक में 4 से अगर मैं डिवाइड करूं तो लगभग 30 स्ट्रोक्स आ रहे हैं पर स्ट्रोक पे, एक साइकिल पे कितने स्ट्रोक, भाई 4 से किया ना, तो मतलब कितना तुमने देखा कि भाई 4 स्ट्रोक की एक साइकिल होती है, तो अगर मैं देखूं कि एक मतलब 120 स्ट्रोक में से 30 स्ट्रोक आएंगे, तभी तो हो पाएगा। 30 बार कंप्रेशन होगा, 30 बार सक्शन होगा, 30 बार पावर एग्जॉस्ट आएगा, 30 बार एग्जॉस्शन आएगा, एग्जॉस्ट बोलते हैं पावर एक्सपेंशन के बाद, राइट। मतलब 30 बार आपका पावर स्ट्रोक आएगा, एक सेकेंड में 30 टाइम्स डीजल स्प्रे होगा। समझना इस बात को, डीजल स्प्रे होगा। अब आप एक बात समझो, अगर ये जो डीजल स्प्रे हो रहा है वो एक सेकंड में 30 बार हो रहा है बेटा, एक सेकंड में, अगर एक सेकंड में 30 बार डीजल स्प्रे हो रहा है, सोचो कितनी स्पीड में चल रही होगी चीजें। और उसमें से अगर आप जो एयर को कंप्रेस कर रहे हो, अगर वो एयर इतनी बार कंप्रेस नहीं हुई है ना, मतलब इतनी ज्यादा कंप्रेस नहीं हुई कि टेम्परेचर और प्रेशर उस लेवल पे पहुंच सके कि आप डीजल को जला सको, तो एक सेकंड में एटलीस्ट 4 से 5 बार डीजल स्प्रे करेगा, तब जाकर के आग लगेगी, राइट। तो वो जो 4 से 5 बार डीजल स्प्रे करता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो डीजल का अमाउंट है वो बढ़ जाता है, और उसकी वजह से आपका डिले पीरियड भी बढ़ता है। और जैसे ही वो डीजल जलता है तो सडन प्रेशर बढ़ता है, राइट। पहले थोड़ा जलता तो इतना ही बढ़ता, अब 5 गुना चला तुरंत बढ़ेगा, राइट। इसकी वजह से आपका डेटोनेशन आने लग जाता है। तो हाई फ्लेम स्पीड नहीं होती, डेटोनेशन होता है, लेकिन डेटोनेशन ही तो पूछ रहा है, डेटोनेशन इज फंडामेंटली कॉज्ड बाय डेटोनेशन, ऐसा तो होगा नहीं। फिर सडन प्रेशर राइज ड्यू टू डिले पीरियड, दिस इज डन। प्री इग्निशन का कॉन्सेप्ट आप लोगों का डीजल नॉक में या फिर डीजल इंजन में नहीं आता। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। आई बिलीव आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, आपने काफी सारी चीजें जानी होंगी। इसी तरीके के सेशन के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, सेशन को लाइक कर दो, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ बढ़िया लग रहे हैं सेशन की नहीं लग रहे हैं,
है ना। इसी तरीके से सारी चीजें बताते हुए जो मैं तुम्हें इतना सारा कंटेंट इस चैनल पे दूंगा ना कि तुम्हारा दिल खुश होता रहेगा। तुम जब भी चैनल पे आओगे कुछ ना कुछ बढ़िया, कुछ ना कुछ बेहतरीन सीख करके जाओगे, ये पक्का वादा है आप सभी लोगों से। और गाइज इसी के साथ अगर आप लोग बढ़िया लेवल पे तैयारी कर रहे हो, आप लोगों को और क्वेश्चंस लगाने हैं, तो हमारे एप्लीकेशन में फ्री क्विजेस पड़े हुए हैं भर भर के। तो जाओ जाकर के फ्री क्विजेस लगाओ। एप्लीकेशन कौन सा है? एप्लीकेशन है एग्जाम ऑन एजुकेशन। तो इस एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन पे जाओ, बढ़िया लेवल पे तैयारी करो, क्विजेस फ्री में लगाओ। ये देखो ये यहाँ पे लिखा हो ना क्विज, ये फ्री क्विज का है। जाओ जाकर के फ्री क्विज लगाओ, बढ़िया लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे तैयारी करो। तुम देखना फील तुम्हें अलग ही लेवल पे आएगा। ठीक है, तो अच्छे लेवल पे तैयारी करनी है, क्विज लगाना है, सब कुछ सेटल रखना है। ठीक है, तो इसी तरीके से करो। स्टडी मटेरियल भी काफी कुछ मिल जाएगा, फ्री क्लासेस भी मिल जाएंगी, सब कुछ करते हुए जाओ और बढ़िया तैयारी करो। ठीक है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सेशन को लाइक कर दो। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।